देखें जी, फिर नेक्स्ट एग्जांपल 2.9। एग्जांपल नंबर 2.9। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट देखिएगा जरा। अ बॉय वेइंग 300 न्यूटन, एक लड़का है जिसका वजन है 300 न्यूटन, इज स्टैंडिंग एट द एज ऑफ अ यूनिफॉर्म डाइविंग बोर्ड 4 मीटर लॉन्ग। कि ये पूरा एक डाइविंग बोर्ड है, इसकी लेंथ है 4 मीटर्स। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि इस पूरे डाइविंग बोर्ड की लेंथ है 4 मीटर्स। अच्छा, मजीद आगे देखें क्या कहते हैं। ऑफ लेंथ ऑफ 4 मीटर्स, द वेट ऑफ द बोर्ड इज 200 न्यूटन। ये पूरे का पूरा जो बोर्ड है इसका वेट है 200 न्यूटन। तो कहता है कि फाइंड द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द पेडेस्टल्स ऑन द बोर्ड। तो ये जो इसकी पेडेस्टल्स हैं, यानी जिनके ऊपर ये बोर्ड खड़ा हुआ है, ये वाली, एक ये वाली पेडेस्टल और एक ये वाली पेडेस्टल, जिन्हें ए और डी का नाम दिया हुआ है। कहता है ये बताएं कि ये पेडेस्टल बोर्ड के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई करेंगी। दोनों पेडिस्टल्स की अलग अलग फोर्स हमने फाइंड करनी है कि दोनों पेडिस्टल्स कितनी कितनी फोर्स अप्लाई करती हैं। मतलब कहने का ये है कि देखिए, ये डस्टर अगर मैं अपने हाथ पे रखता हूं, तो ये डस्टर क्या कर रहा है, डस्टर मेरे हाथ पे फोर्स अप्लाई कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है, जितना डस्टर का अपना वेट है। अगर डस्टर का वेट है, सपोज कर लें 200 ग्राम्स होगा, तो 200 ग्राम्स इसका वेट, सॉरी इसका मैस है 200 ग्राम्स, तो 0.2 केजी इसका मैस बनेगा किलोग्राम्स में। तो 0.2 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाएगा, 2 न्यूटन ऑलमोस्ट। तो 2 न्यूटन की फोर्स ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो अगर 2 न्यूटन की फोर्स ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो मेरा हाथ भी 2 न्यूटन की फोर्स इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, अप्लाई करेगा, सॉरी। समझ आ गई। तो वो जो फोर्स होगी, वो जो मेरा हाथ इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, उस फोर्स को कहा जाता है रिएक्शन फोर्स। ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये वेट, और मेरा हाथ जो इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसके वेट के इफेक्ट को कैंसल आउट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। बिल्कुल सेम ऐसे ही यहां भी होगा कि ये जो पूरे का पूरा जो बोर्ड है, ये बोर्ड इन दोनों पेडिस्टल्स ए और डी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये ए और डी पेडिस्टल्स जो हैं, ये भी बोर्ड पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही हैं। सवाल है हमसे कि कितनी कितनी फोर्स ये दोनों पेडिस्टल्स अप्लाई कर रही हैं, आपने ये फाइंड करना है। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ आता हूं कि जिसकी मदद से हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो देखिएगा साहब, ये बोर्ड है, वंस अगेन ये बोर्ड है, और यहां पे जो फोर्सेस अप्लाई होंगी, देखें एक फोर्स ये है ऐसे, और दूसरी फोर्स ये है। ये दोनों वो फोर्सेस हैं जो इन पेडिस्टल्स ए और डी ने एक्सर्ट करनी है इस बोर्ड के ऊपर, इस डाइविंग बोर्ड के ऊपर। इन दोनों फोर्स, यही दोनों फोर्सेस हमने फाइंड करनी है। इन्हें नाम देते हैं R1 और R2 का। आर क्या है अभी बताया आपको, रिएक्शन फोर्स, कि पेडिस्टल्स रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेंगी इसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर। तो ये R1 और R2 वो दो फोर्सेस हैं जो हमने फाइंड करनी है। अच्छा, मजीद कौन कौन सी फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही हैं सिस्टम पे। तो देखिए, अगर एक और फोर्स, सर हमने रिएक्शन फोर्स क्यों फाइंड करनी है? क्यों फाइंड करनी है, क्वेश्चन में हमें कहा गया इसलिए फाइंड करनी है। यही तो उसने कहा हुआ कि सर जो पेडेस्टल की जो सर फोर्स लगती है हमने वो फाइंड नहीं करनी? यही तो उसने कहा है कि पेडिस्टल्स कितनी कितनी फोर्स अप्लाई कर रही है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मार्कर अगर मैं हाथ में पकड़ता हूं, तो ये मार्कर डाउनवर्ड अपने वेट की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मेरे हाथ पे। कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जितना मार्कर का अपना वेट है। तो अब मेरा हाथ इस मार्कर के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्सर्ट करेगा, वो फोर्स रिएक्शन फोर्स होगी। तो ऐसे ये बोर्ड जो है, ये भी तो इन पेडिस्टल्स के ऊपर पड़ा हुआ है ना। तो जब पड़ा हुआ है, तो ये पेडिस्टल्स कितनी कितनी फोर्स अप्लाई कर रही है। उस वक्त जब लड़का भी इधर खड़ा हुआ है, उस टाइम में कितनी कितनी फोर्स ये दोनों पेडिस्टल्स अप्लाई कर रही हैं, वो हमने फाइंड करनी है। आई समझ बात की। सर अच्छा देखें, ये दो फोर्सेस तो ये होगी जो हमने फाइंड करनी है। मजीद कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो सिस्टम पे एक्ट कर रही हैं। तो एक और फोर्स है, इसी डाइविंग बोर्ड का अपना वेट जो सेंटर में एक्ट करता है। तो ये है सेंटर। तो यहाँ पे इस डाइविंग बोर्ड का अपना वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और वो वेट है कितना, वो क्वेश्चन में हमें बता दिया गया है। वो वेट है 200 न्यूटन। सो दिस इज द वेट ऑफ 200 न्यूटन। ठीक हो गया। एक और कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है। अब ये लड़का देखें बिल्कुल एज के ऊपर खड़ा हुआ है, तो इसका वेट जो है वो एक और फोर्स है जो इस सिस्टम पे एक्ट करेगी। और वो वेट कितनी है, वो भी क्वेश्चन में हमें बताई है, वो है 300 न्यूटन। ठीक हो गया। ये वो फोर्सेस हैं जो हमने फाइंड करनी है। अच्छा, मजीद कुछ इंफॉर्मेशन जो स्टेटमेंट में उसको दे देनी चाहिए थी, लेकिन उसने स्टेटमेंट में नहीं दी,
वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, वो यहीं पे इसने बताई हुई है। उसने कहा है कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है 1 मीटर। ये अब उसने डायग्राम में बताया हुआ है, हालांकि उसे स्टेटमेंट में बताना चाहिए था, लेकिन चले, ये 1 मीटर का डिस्टेंस है। इसी तरह नेक्स्ट ये वाला भी 1 मीटर का डिस्टेंस है, ये भी इसने यहीं पे बताया हुआ है। ठीक हो गया। और एक और डिस्टेंस जो है ये वाला, ये डिस्टेंस है 3 मीटर्स का। ठीक है जी, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट डी। और जहां पे ये जो एज है इसका, जहां पे लड़का खड़ा हुआ है, इसे बी का नाम दिया है, तो ये वाला एंड है बी। जी, यहां तक कोई मसला इस डायग्राम में? जी बताएं, जल्दी से बताएं, फिर मैं आगे चलूं। सर क्लियर है? चलूं आगे? यस सर। ओके, अब जरा देखिएगा फिर। हमने तो ये दो फोर्सेस फाइंड करनी है, R1 R2, और अब हम यूज करने वाले हैं मैथमेटिक्स। तो हमें पता है मैथमेटिक्स का ये रूल है, जो आप लोगों ने 9th क्लास में भी सीखा, फिर 10th क्लास की मैथ में भी सीखा। वो रूल क्या है कि अगर आपने एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, देन वन इक्वेशन इज एनफ। लेकिन अगर आपने दो वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो अब आपको मिनिमम 2 इक्वेशंस रिक्वायर्ड हैं। अगर 3 वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो मिनिमम 3 इक्वेशंस रिक्वायर्ड हैं, अप टू सो ऑन। अब यहां पे हमें दो वेरिएबल्स फाइंड करने हैं, R1 R2। तो इसका मतलब है कि कम से कम 2 इक्वेशंस की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब वो 2 इक्वेशंस कौन सी होंगी? तो अगेन हम इक्विलिब्रियम की कंडीशंस यहां पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में था ना। तो जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस अप्लाई कर दें। तो देखें जरा, फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक क्या था कि सुमेशन एफ एक्स इक्वल होता है 0 के, यानी एक्स डायरेक्शन में जितनी भी फोर्स एक्ट कर रही होती हैं, यानी कोई भी सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में है, उस इक्विलिब्रियम वाले सिस्टम में एक्स डायरेक्शन में एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0 होता है। सो इसलिए मैंने लिख दिया सुमेशन एफ एक्स इज 0। लेकिन मजे की बात ये कि यहां तो जितनी भी फोर्सेस हमारे सामने मौजूद हैं, 4 फोर्सेस, इनमें से कोई एक भी एक्स डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर रही, इसलिए ये इक्वेशन तो हमारे किसी काम की है ही नहीं। फिर ये तो गई, खत्म। अब आते हैं इक्विलिब्रियम की। अभी फर्स्ट कंडीशन ही चल रही है, सुमेशन एफ एक्स, और फर्स्ट कंडीशन के अंदर ये सुमेशन एफ वाई शुड आल्सो बी इक्वल टू 0। तो फिर अब हम लिखते हैं, अब अगर ये हमारे किसी काम की नहीं है, तो हम लिखेंगे देन सुमेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0, यानी वाई डायरेक्शन में एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0। तो वाई डायरेक्शन में यहाँ पे वाकई फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अब कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? R1 R2 दोनों अपवर्ड हैं, तो इन दोनों के साथ पॉजिटिव साइन, ये लिखा R1 प्लस R2। लेकिन अगली जो दोनों हैं, 200 न्यूटन 300 न्यूटन, दोनों डाउनवर्ल्ड है ना, इसलिए दोनों के साथ अब नेगेटिव आएगा। सो ये लिखा -200 -300 एंड दिस इज इक्वल टू 0। और अगले स्टेप में इसको लिखा जा सकता है R1 प्लस R2, और जाहिर है ये बनेगा -500, जो कि उधर शिफ्ट होगा, तो ये लिख दिया 500। ये बन गई हमारे पास पहली इक्वेशन। एक इक्वेशन तो कंप्लीट होगी। अब सेकंड इक्वेशन हमने बनानी है। अब सेकंड इक्वेशन के लिए जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन में जो दो इक्वेशंस थी, वो दोनों तो हमने यूज कर ली। पहली इक्वेशन तो किसी काम की नहीं थी, दूसरी इक्वेशन ने हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, जो हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिख ली। अभी एक इक्वेशन और चाहिए, तो अब डेफिनेटली इक्विलिब्रियम की थर्ड कंडीशन के अलावा अब हमारे पास और कोई चारा कार नहीं है। तो अब मैं इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन अप्लाई करता हूं। तो यहां पे लिख देता हूं बाय second condition of equilibrium, by second condition of equilibrium। अब देखें सेकंड कंडीशन के मुताबिक सम ऑफ टॉर्क्स 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहां पे फिर मैं लिख देता हूं कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स इक्वल्स टू 0। सो ये मैंने लिख दिया सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स सुमेशन टॉर्क इक्वल्स टू 0। अब जरा देखिएगा कौन कौन से टॉर्क्स यहां पे एक्ट करेंगे। अब जरा मुझे एक बात बताएं, सोचिएगा, जब ये लड़का यहां पे खड़ा हुआ है, अगर लड़के का वजन बहुत ज्यादा हो जाए, इतना ज्यादा हो जाए कि पेडिस्टल्स उसको बर्दाश्त ना कर सकें, तो मुझे ये बताएं कि किस जगह से, किस वाली पेडिस्टल से ये बीम जो है, ये जो बोर्ड है, ये ब्रेक करेगा? पेडिस्टल ए से ब्रेक करेगा या पेडिस्टल डी से ब्रेक करेगा? कहां से ब्रेक करने के चांसेस हैं? ये कॉमन सेंस की बात है। ए से। ए से करेगा जी। तहरीम, आमना, ए से ही करेगा।
यस सर। मेरा सवाल ये है कि अगर इस लड़के का वजन बहुत ज्यादा हो जाए, जाहिर सी बात है जब ये वजन बहुत ज्यादा होगा तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी ना, लाइक दिस। ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं, ये सब आपको पता है, आपने पहले से ये सारी चीजें ऑब्जर्व की हुई हैं। तो ये सिचुएशन कुछ इस तरह की बनेगी ऐसे, जब इधर लड़के का वजन बहुत ज्यादा है इस जगह पे, तो इस तरह की सिचुएशन बनेगी। अब ये पेडिस्टल ए, ये पेडिस्टल डी, तो मुझे बताएं कहां से ब्रेक करेगा ये, ए से या डी से? सर मुझे सवाल समझ नहीं आ रहा। शाबाश। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस लड़के का वजन बहुत ज्यादा हो जाए तो ये कहां से ब्रेक करेगा? बोर्ड पॉइंट ए से ब्रेक करेगा या डी से ब्रेक करेगा? सर डी से करेगा मेरा ख्याल से। जी आमना, आप बताएं कहां से करेगा? आमना, कहां से ब्रेक करेगा ये? सर आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया, मेरी क्लास लेफ्ट हो गई थी। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर इस लड़के का वजन बहुत ज्यादा हो जाता है तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी ना इस बोर्ड में, यानी कर्व हो जाएगा थोड़ा सा, तो उस सूरत में ये बोर्ड कहां से ब्रेक करेगा? ए से ब्रेक करेगा या डी से ब्रेक करेगा? यानी किस वाली पेडिस्टल से ये बोर्ड उखड़ के अलग हो जाएगा? ए से अलग हो जाएगा उखड़ के या डी ए से? से। ए से होगा, बिल्कुल ठीक है। जाहिर सी बात है, देखें ना, जैसे जैसे यहाँ पे वजन बढ़ेगा तो यहां से जो ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेगा बोर्ड, तो जब ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेगा तो पॉइंट ए से ब्रेक कर जाएगा। समझ आ गई बात की? अच्छा, अब जरा देखिए, जब पॉइंट ए से ब्रेक करेगा तो अब मुझे बताएं कि इस बोर्ड में जो रोटेशन आएगी, टूट जाने की वजह से बोर्ड में जो रोटेशन आएगी वो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगी। हाँ, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और पिवट पॉइंट उसका क्या होगा फिर रोटेशन का? जहाँ पे वो खड़ा हुआ है हमारे पास, पिवट पॉइंट, मैच पिवट पड़ा हुआ है। ए नहीं, ए से तो ब्रेक कर जाएगा, तो ए कैसे पिवट पॉइंट जहाँ होगा? पे मैच है। नहीं, मैस उधर वो तो पिवट पॉइंट नहीं होगा। पिवट पॉइंट उसको कहते हैं जिसके अबाउट रोटेशन हो रही होती है। जैसे यहां से पकड़ के इसको मैं अगर रोटेट करता हूं तो जिस जगह से मैंने पकड़ा है ये इसका पिवट पॉइंट है, क्योंकि उसी के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। पिवट पॉइंट उसका डी होगा ना, ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं। डी के अबाउट रोटेट करना शुरू हो जाएगा वो। समझ आई बात की नहीं आई? जी बताएं। नहीं आई सर। ओफो, जब ये ब्रेक करेगा, इधर देखे ना, ये इधर था, जब ये ब्रेक करेगा ए से, जब ये ब्रेक कर जाएगा तो अब ये डी पे खड़ा हुआ है, तो जब डी पे खड़ा है तो अब उस बॉय के वेट की वजह से ये ऐसे इस तरह से रोटेट करेगा, तो अब डी के अबाउट ही रोटेट करेगा ये। यस सर। जी, ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई? जल्दी से बताएं, जल्दी से, मीटिंग का टाइम कम है, खत्म हो जाएगी। जी तहरीम, क्लियर हुए? तहरीम? जी सर क्लियर है। अच्छा अच्छा, फिर अब आगे चलते हैं। अब जो जो टॉर्क्स प्रोड्यूस होंगे, अब ये चीज तो क्लियर होगी कि हमारी रोटेशन जो होनी है वो पॉइंट डी के अबाउट होनी है, यानी पॉइंट डी जो है वो हमारा पिवट पॉइंट बन जाएगा। तो जब डी के अबाउट रोटेशन होगी तो अब मूवमेंट आर्म फाइंड करते हुए जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो डी से कैलकुलेट होंगे, क्योंकि हमें पता है किसी भी फोर्स का मूवमेंट आर्म क्या होता है, उस फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से लेके पिवट पॉइंट तक का डिस्टेंस, पिवट पॉइंट तक का डिस्टेंस। अब पिवट पॉइंट बन रहे डी पे, इसलिए तमाम डिस्टेंसेस अब डी से कैलकुलेट होंगे। ठीक है, तो अब इन ये जितनी भी फोर्सेस हैं, इन चारों की वजह से जो टॉर्क्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बारी बारी अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले आते हैं R1 की तरफ। तो सबसे पहले देखें जी, R1, ये मैंने लिखी R1 फोर्स, और इनटू R1 का मूवमेंट आर्म। तो देखें R1 का मूवमेंट आर्म क्या बनेगा, क्योंकि पॉइंट डी हमारा पिवट पॉइंट है ना, तो डी से लेके R1 पॉइंट ए पे एक्ट कर रही है, पॉइंट ए तक का डिस्टेंस है 1 मीटर, सो ये लिख दिया R1 इंटू 1, आगे प्लस का साइन। अब साइंस इनके साथ क्या क्या होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, वो मैं अभी बताता हूं, पहले ये चीज कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखें R2 की वजह से कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई फोर्स पिवट पॉइंट पे एक्ट कर रही हो तो कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होती। जैसे ये मार्कर है ना, ये जिस जगह से मैंने पकड़ा है ये पिवट पॉइंट है, तो अब इधर मैं बेशक फोर्स अप्लाई करता रहूं ना, वो तो मार्कर को रोटेट नहीं करवाएगी। ठीक है, इसलिए इस R2 की वजह से कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि R2 पिवट पॉइंट पे एक्ट कर रही है। नेक्स्ट आते हैं 200 न्यूटन की तरफ। तो ये मैंने लिखा प्लस के साइन के बाद 200 इनटू, अब इसका मोमेंट आर्म क्या बनेगा 200 का,
तो देखें इस पॉइंट से लेके डी तक का डिस्टेंस ये भी 1 मीटर है, सो ये मैंने लिख दिया 1, आगे प्लस का साइन। अब तीसरी फोर्स है 300 न्यूटन वाली, सो ये मैंने लिखा 300, ठीक है, इनटू साथ ही साथ क्या आएगा 300 के साथ इसका मूवमेंट आर्म क्या बनता है, तो देखें पॉइंट बी से लेके पॉइंट डी तक का डिस्टेंस ये हमें गिवन था 3 मीटर, सो ये मैंने लिख दिया 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इनके साथ साइंस कौन से आएंगे, साइंस को भी देखें, कंसिडर कर लें। तो सबसे पहले तो देखें ये R1 फोर्स जो है ये ऐसे अपवर्ड एक्ट कर रही है ना, तो पॉइंट डी के अबाउट जब ये रोटेट करेगी, ये देखें जरा, ये जिस जगह से मैंने इस मार्कर को पकड़ा हुआ है, अभी ये जिस जगह से मार्कर को मैंने पकड़ा हुआ है ये पॉइंट डी है, यानी पिवट पॉइंट है। तो अब ये R1 फोर्स एंड पे एक्ट कर रही है, तो ये R1 फोर्स जब ऊपर एक्ट करेगी तो मार्कर को किस डायरेक्शन में रोटेट करवा रही है, किस डायरेक्शन में करवा रही है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज है तो ये नेगेटिव साइन आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह ये 200 न्यूटन वाली जो फोर्स है, वंस अगेन देखिए पॉइंट डी से मैंने पकड़ा हुआ है और 200 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्ड, तो किधर रोटेशन होगी, हाँ जी किस डायरेक्शन में रोटेशन, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो ये नेगेटिव साइन आ गया। और वंस अगेन फिर मैंने इसको पकड़ा हुआ है और वो जो 300 न्यूटन वाली फोर्स है एंड पे इधर एक्ट कर रही है डाउनवर्ड, किधर रोटेशन हो रही है एक दफा फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए सारों के साथ नेगेटिव साइन आ गए, ठीक हो गया। अच्छा अब जरा आगे देखिएगा, अब कैलकुलेट करते हैं हम R1, यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो R1 क्या बनेगी फिर, ये बनेगी -R1 -200 और -900 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा जी R1 इज इक्वल टू ये बन गया माइनस के साइन के साथ 1100, ठीक है, क्या बना 1100 न्यूटन। अच्छा अब ये नेगेटिव साइन जो आ गया ना R1 के साथ नेगेटिव साइन का आना, इसका मतलब क्या है, R1 के साथ नेगेटिव साइन आने का मतलब ये है कि जो हमने R1 की डायरेक्शन सपोज की थी, असल में R1 की वो डायरेक्शन नहीं है बल्कि R1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो देखिए मैथमेटिक्स ने हमने जो हमारी ऑब्जर्वेशन ने जो कैलकुलेशन की, मैथमेटिक्स ने उस कैलकुलेशन को जो मिस्टेक हमारी ऑब्जर्वेशन ने की, मैथमेटिक्स ने उस मिस्टेक को रिमूव कर दिया। हमारी ऑब्जर्वेशन ने कहा कि फोर्स अपवर्ड एक्ट करेगी, लेकिन मैथमेटिक्स ने कहा कि नहीं, फोर्स आपकी ऑब्जर्वेशन के ऑपोजिट एक्ट करेगी, यानी डाउनवर्ड, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि नेगेटिव साइन टेल्स अस दैट R1 इज डाउनवर्ड। कैसे डाउनवर्ड, इसलिए कि हमने ली थी अपवर्ड, हमने अपवर्ड सपोज की, तो इसके साथ R1 के साथ नेगेटिव साइन का आना इस चीज का प्रूफ है कि हमने जो सपोज की थी असल में उसके ऑपोजिट है। वरना अगर वाकई अपवर्ड ही होती जो हमने सपोज की थी, अगर R1 रियलिटी में भी अपवर्ड होता तो कैलकुलेशन में फिर पॉजिटिव साइन आ जाता। ये चीज क्लियर हुई आपको, जल्दी से बताएं। यस सर क्लियर है। ओके बस अब यहां से आगे आपने खुद कर लेना। R1 की जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 1 में पुट करें, R2 भी आपके पास आ जाएगा। अब मीटिंग का टाइम एंड हो चुका है, तो अब मेरा नहीं ख्याल कोई आपके लिए मसला है, जल्दी से इसका लें स्क्रीनशॉट, हरी अप आखिरी मिनट चल रहा है, हो गया सर। जल्दी करें बस मैं बंद करूं फिर, बाकी इंशाल्लाह कल। सर वो एमसीक्यूज आप करवाएंगे? ये कौन से